हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और मुझे उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ और इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आज इसको हम कवर करने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि सीटेट की यहाँ पर फ्री तैयारी चल रही है, उर्दू ज़बान की और हिंदी ज़बान की, दोनों की। आपको हमारी जानिब से बिल्कुल फ्री बैच दिया गया है। इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री वीडियोज़ दिए जा रहे हैं और फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट और वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएँगे। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जॉइन हो सकते हैं। हर बैच की फ्री नोट्स आपको उसी ग्रुप पर मिल जा रही है। चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले गुज़ारिश है आपसे कि हम बोलते नहीं हैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप कर दिया करिए। सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, लाइक्स ना के बराबर आती है और व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आपके लिए ही ये चीज़ें हैं, तो आप भी हमें मोटिवेट रखिए, मोटिवेशन दीजिए, थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा आप लोग। तो तदरीस ज़बान के उसूल देख लेते हैं। अब उससे पहले देख लेते हैं तदरीस ज़बान के उसूल जो है, जो लफ़्ज़ उसूल है, ये कई जगह कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कहीं-कहीं तरीके के लिए भी उसूल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलेंगे सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत। फिर क्या है, अब जब हम लोग तदरीस के उसूल देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग, तदरीस के उसूल उसको भी बोलेंगे। तो अभी चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको अपने आप ही सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हर उस्ताद अपनी शख्सियत, ज़हानत और काबिलियत के मुताबिक तालीम देता है। यानी कोई भी उस्ताद है, वो अपने आप में सोचेगा कि मैं अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को आसमान तक पहुँचा दूँ, उसको इतना ज़्यादा पढ़ा दूँ कि वो मुझसे आगे बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब ये है, हर उस्ताद अपनी जानते हुए अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने शागिर्दों को पढ़ाता है, लिखाता है, अपना पूरा इल्म दे देता है। लेकिन कामयाब तदरीस के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ बुनियादी तदरीस के उसूलों को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। यानी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, किसके लिए? कामयाबी तदरीस के लिए कुछ अहम बुनियादी तदरीस उसूल के मलहूज़ को ध्यान मतलब कुछ उसूलों को मलहूज़ रखें, यानी ध्यान रखें, ताकि क्या हो पाए? ताकि हमारा वक़्त और मेहनत ज़ाय ना हो। यानी जो हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, वो ऐसा ना हो ज़ाय हो जाए कि वो समझ ना पाएँ या कुछ और प्रॉब्लम पेश आ जाए, तो कुछ ट्रिक को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ बुनियादी उसूलों का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारी मेहनत को बहुत ज़्यादा बेकार नहीं हो जाएगी। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस ट्रिक को बिना यूज़ किए हम बेकार कर देंगे बच्चों को, नहीं, हर उस्ताद अपने आप में बहुत अ, अच्छी तदरीस देता है, लेकिन कुछ चीज़ों को कामयाब तदरीस के लिए कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है, ठीक है? हमारा वक़्त और मेहनत ज़ाया ना हो और नताइज भी ज़्यादा मुअस्सर और कारआमद निकलें। यानी हमारा वक़्त ज़ाया ना हो और जो नतीजे उसके निकलें वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद निकलें, ठीक है? ये हो गया। अब देख लेते हैं तदरीस ज़बान और ख़ुसूसन उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ ऐसे कुछ बुनियादी तरीके मुंदरजा ज़ेल हैं, जिसको हमको अपने आप में ध्यान रखना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले ये आपको बता दें कि 1 से लेकर ये 10 तक है। 10 तक जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको ध्यान रखना इस चीज़ों को ज़रूरी है, इस वजह से आपको पढ़ाया गया है। जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी, वो फ़ॉर्मूला, मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा, यानी सूत्र पूछा जाएगा। तो वो चीज़ इसके बाद आएगा। 1 से 10 तक जो चीज़ें हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि इसको पूरी तरीके से छोड़ दें, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़िए। एक नज़र सिर्फ़ डाल ले रहे हैं जल्दी-जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। तो उस्ताद का उर्दू रस्मुल ख़त में महारत रखना ख़ुसूसन इब्तिदाई जमातों में बेहद ज़रूरी है। रस्मुल ख़त यानी लिखना, लिखावट में महारत रखना। जैसे उस्ताद है, उस्ताद की राइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? तो छोटे जो बच्चे रहेंगे, बड़े बच्चे तो समझ जाएँगे, छोटे बच्चे नहीं समझ पाएँगे। तो उनके रस्मुल ख़त में उनका महारत हासिल रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छी-अच्छी तरह से वो पढ़ाएँ, लिखें, लिख कर समझाएँ, बच्चों को पढ़ाकर समझाएँ, जिसकी वजह से बच्चे उनसे जुड़े रहें, ठीक है? तो ये क्या है, उस्ताद का रस्मुल ख़त में महारत
रखना बेहद ज़रूरी है। अब एक चीज़ जान लीजिए, डॉक्टर जो पर्चा लिखते हैं, डॉक्टर के पर्चे को अगर छोटे बच्चे को जो एबीसीडी पढ़ता है उसको पढ़ पाएगा? हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो क्या पढ़ पाएगा? तो उससे अगर लिखाया जाए तो वो बच्चे नहीं समझ सकते। तो रस्मुल ख़त में महारत रखना ख़ुसूसन जमातों के लिए, जो छोटी जमात है, इब्तिदाई जमात है, उसके लिए उस्ताद का बेहद ज़रूरी है। और गुफ्तगू में पहला मरहला है, मरहला यानी पहला स्टेज, जो गुफ्तगू में पहला स्टेज है टीचर के लिए, वो लहबुल लहजा की दुरुस्तगी का है। किसका है? लबुल लहजा दुरुस्तगी। यानी टीचर खुद अगर अच्छा लबुल लहजा नहीं बोलेगा, तो बच्चों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चे भी हमारे लबुल लहजा जो सही अदायगी करेंगे, लबुल लहजा की सही दुरुस्त अदायगी करेंगे। इसके लिए इसके लिए सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाना बेहद ज़रूरी है। यानी हमको खुद तलफ़्फ़ुज़ अच्छा बोलना है और उसके लिए हमको सिखाना भी पड़ेगा, तब बच्चे सही अदायगी करेंगे। तलफ़्फ़ुज़ से मुराद ये है कि हर हर्फ़ की आवाज़ उसके सही मख़रज के साथ अदा की जाए। यानी जैसे जीम हो गया, जीम, अब इसको कोई ज़ीम ना बोल दे, ज़ीम, ज़े से ज़ीम पढ़ने लगे, या स्वाद है, इसको कोई श्वाद ना बोले, या सीन है, इसको कोई शीन ना बोले, है ना? इस तरीके से सही मख़रज के साथ इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है, ठीक है? सही मख़रज के साथ इसका साथ अदा किया जाए, और हर लफ्ज़ ना सिर्फ़ दुरुस्त तरीके से बोला जाए, बल्कि अल्फ़ाज़ के दरमियान जो मुनासिब ठहराव और फ़ासले और वक़्फ़ों का लिहाज़, इस चीज़ों का भी लिहाज़ बेहद ज़रूरी है, इस चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि उस्ताद को शुरुआत में ही बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें डाल देनी हैं कि अल्फ़ाज़ की अदायगी किस तरह से होगी, सही मख़रज क्या होता है, और ठहराव क्या होता है, फ़ासला क्या होता है, वक़्फ़ा क्या होता है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है। ये सब चीज़ बच्चों के दिमाग में उस्ताद शुरू से ही डाल दे तो भी बेहतर होगा, और ये शुरुआती इब्तिदाई तौर में ही, इब्तिदाई जमातों में ही करने के लिए ये बेहतर है। शुरुआत में रस्मुल ख़त अच्छा होना चाहिए, गुफ्तगू उस्ताद अच्छे से करे, और फिर क्या करना चाहिए, उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए उसको सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाना होगा, और तलफ़्फ़ुज़ से मुराद ये है कि हर हर्फ़ की आवाज़ सही मख़रज के साथ इस्तेमाल करे। अगर सही मख़रज के साथ वो नहीं जान पाएगा, वो सही मख़रज की अदायगी ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, वो ना तो उसका मख़रज सही अगर नहीं होगा, तो तलफ़्फ़ुज़ भी सही नहीं होगा, और तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं सही होगा, गुफ्तगू में जो लब व लहजा की दुरुस्तगी नहीं आएगी, ठीक है? समझ आ गया आपको? तो मख़रज से ही हर चीज़ है। मख़रज सही है, तो आपका तलफ़्फ़ुज़ सही रहेगा, और गुफ्तगू भी आप दूसरों से सही तरीके से करेंगे। तो मख़रज के साथ अदा की जाए, और हर लफ्ज़ ना सिर्फ़ दुरुस्त तरीके से बोला जाए, बल्कि अल्फ़ाज़ के दरमियान मुनासिब ठहराव, फ़ासले और वक़्फ़ों का लिहाज़ रखा जाए, ताकि बच्चे सीख पाएँ कि ठहराव क्या होता है, फ़ासले क्या होते हैं, किसके बीच में कितना हमको ठहरना है, आली मदा क्या होता है ना? किस तरह से किसका मख़रज क्या है, किसकी आवाज़ क्या है, शीन को सीन ना बोल दें, डाल को ड़े ना बोल दें, ज़ो को ज़े ना बोल दें, है ना? इस तरीके से, ताकि ध्यान रखें कि बच्चे सही मखरज का इस्तेमाल करें, तो वो सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करेंगे। अब दूसरे नंबर पर क्या दिया गया है? महरक़ात का सही इस्तेमाल। महरक़ात क्या है? महरक़ात यानी हरकत से बना हुआ है महरक़ात, ठीक है? हरकत से बना हुआ है महरक़ात, ठीक है? ठीक है? तो मुहरक़ात भी है, मुहरक़ात भी इसको बोलते हैं। महरक़ात भी कहीं-कहीं किताबों में ज़बर दिया है, कहीं-कहीं पेश कर दिया गया है, तो मुहरक़ात ज़्यादा बेटर है, महरक़ात भी आप बोल सकते हैं। तो क्योंकि हरकत से बना है, तो मीम लगा दिया गया है, मुहरक़ात। मीम पेश मो, हेरे ज़बर हर, उसके बाद रे ज़ेर रे, काफ़ अली रक्का ते साकिन, ठीक है? तो मुहरक़ात। तो मुहरक़ात का सही इस्तेमाल किया जाए ज़बान को दिलचस्प और काबिल तफ़हीम बनाने के लिए। बोलने के साथ-साथ मुअल्लिम को मुहरक़ात में तनव्वुह मीन्स पता है क्या होता है? तनव्वुह मीन्स होता है अलग-अलग। क्या होता है? अलग-अलग होता है। तनव्वुह मीन्स क्या होता है? अलग-अलग होता है। तनव्वुह मीन्स अलग-अलग होता है, या किस्म-किस्म के होते हैं, यानी अलग-अलग करना, या रंग-बिरंग कहते हैं। रंग-बिरंगा जिसको बोलते हैं, उसी को तनव्वुह बोलते हैं। तो मुहरक़ात में तनव्वुह का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और अदायगी ठहर-ठहर कर मुनासिब लब-ओ-लहजा के साथ पेश की जानी चाहिए, यानी मुनासिब लहजे के साथ की जानी चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के लिए उस्ताद को तलबा के सामने अपना नमूना पेश करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उस्ताद खुद उनके सामने सही लबो लहजा के साथ बात करे। अगर उस्ताद खुद नहीं बोल पाएगा, खुद अपनी एग्ज़ाम्पल नहीं रख पाएगा, तो फिर क्या करेगा? बच्चे भी सही तरीके से ना तो बोल पाएँगे, ना तो सीख पाएँगे।
तो फिर क्या है, उस्ताद को अपना नमूना पेश करना चाहिए। इस तरह बच्चों को ज़बान सीखने में दरपेश मसाइल का हल भी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है? जो भी मसाइल उनके होंगे, अगर उस्ताद सामने बैठकर बात करेगा, उनसे गुफ्तगू करेगा, उनको सही हरकत बताएगा, सही मखरज की अदायगी बताएगा, सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बताएगा, तो फिर क्या करेंगे, बच्चे भी सही तरीके से सीख जाएँगे। तो मुहर्रकात का सही इस्तेमाल किया जाए और ज़बान को दिलचस्प और काबिल तफ़हीम बनाने के लिए, यानी समझने के काबिल बनाने के लिए बोलने के साथ-साथ मुअल्लिम को मुहर्रकात में तनव्वुह का भी इस्तेमाल करना चाहिए औ और अदायगी ठहर-ठहर कर मुनासिब लहजे के साथ की जानी चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के लिए उस्ताद को तलबा के सामने अपना नमूना पेश करना चाहिए। इस तरह बच्चों को ज़बान सीखने में दरपेश मसाइल का भी हल निकाला जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं और किस चीज़ के लिए कहाँ पर ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर देख लेते हैं, जदीद तदरीसी तरीकों पर वाक़फ़ियत और उन पर अमल, यानी नए-नए तरीकों पर वाक़फ़ियत और उन पर अमल। जदीद तदरीसी तरीकों से वाक़फ़ियत उस्ताद की पेशा वराना अख़लाक का हिस्सा है। इस अमल को ज़बान इस अमल को ज़बान आमूज़ी कहते हैं, ठीक है? सानवी ज़बान की तदरीस के बहुत से तरीके राइज हैं और उनमें कुछ न कुछ नक़ाइस दूर करके उन्हें मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। इस तरह नए-नए तरीके भी वजूद में आ सकते हैं, जिनसे बच्चे अच्छी तरह से ज़बान को सीख सकते हैं। हर ज़बान का अपना-अपना मिजाज होता है और हर ज़बान के अपने-अपने तदरीसी मसाइल होते हैं। तदरीसी मसाइल को समझते हुए अमली तरीकों को बरतना उस्ताद की हाज़िर दिमागी ही नहीं, बल्कि हुनर भी होता है। तदरीसी अमल को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर ख़ास तौर पर मरबूत करना चाहिए। यानी आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाएँ कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। जैसे कुछ आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये ना लगे कि अब ये मेरी ज़िंदगी में काम ही नहीं आने वाला। जो वो रोज़ देख रहे हैं, जो रोज़ सुन रहे हैं, उसी से अपने तदरीस को जोड़िए और उसी से उनको पढ़ाइए, तब बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँगे, क्योंकि वो रोज़ उसी चीज़ का तजर्बा करते हैं, उसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और जब हम उनके एक्सपीरियंस को अपने अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे, तब बच्चे अच्छी तरह से कोई भी चीज़ को, कोई भी तदरीस को सीख सकते हैं। ठीक है? अब चौथे नंबर पर देख लेते हैं, समई और बसरी आलात का इस्तेमाल। समई मीन्स होता है सुनना और बसरी मीन्स होता है देखना। ठीक है? समई और बसरी आलात मतलब समई मीन्स होता है देखना और समई मीन्स होता है सुनना, बसरी मीन्स होता है देखना, आलात मीन्स होता है चीज़ें कह सकते हो या फिर ट्रिक अ, हाँ, चीज़ें कह सकते हो, थिंग्स का इस्तेमाल। ठीक है? या मवाद कह सकते हो, बसरी मवाद, आलात मीन्स होता है मवाद। तो समई बसरी ज़राए का इस्तेमाल तदरीस व आमोज़िश के अमल को मुअस्सर, वाज़ेह और दिलचस्प बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? समई बसरे ज़राए का इस्तेमाल तदरीस आमोज़िश को दिलचस्प बनाने के लिए किया जाता है। समई आलात वो हैं जिन्हें सुना जा सकता है। समई आलात क्या हैं? जिनको सिर्फ़ सुना जा सकता है। यहाँ सिर्फ़ नहीं लिखा हुआ है, तो जान जाइए कि सिर्फ़ सुना जा सकता है, यानी रेडियो, टेप रिकॉर्ड और रिकॉर्डर, जो टेप रिकॉर्डर रहता है और रेडियो रहता है, और ऐसे सूती आलात जो तदरीसी इनाअत के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इनाअत मीन्स क्या होता है? मददगार। क्या होता है? मददगार या हेल्प की तरह से या सहारे की तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे आप रेडियो से कुछ चीज़ सुना दे रहे हैं अगर बच्चों को, तो वो आपका सहारा बन जा रहे हैं। तो तदरीसी सहारे हैं, वो तदरीसी मदद साबित हो रही है आपकी। तो तदरीसी मदद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सुनना लिखा सिखाने में बेहतरीन इनायत है। सुनना जो है सिखाने में बेहतरीन इनायत है। अगर कुछ आप सिखा रहे हैं तो उसमें सुनना ज़रूरी है। सुनेंगे बच्चे तो अच्छी तरह से सीख पाएँगे। सिर्फ़ देख कर ही नहीं सीख पाएँगे, बल्कि आपको सुनना ज़रूरी है। आप कुछ बोल रहे हैं तो बच्चे सुनेंगे तो और बेहतर तरीके से बेहतरीन इनायत है ये आपके, बेहतरीन मददगार साबित होती है जो सुनना रहता है। जब बच्चे सुनेंगे आपसे आपको, तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। उसके बाद क्या है? बसरी आलात वो हैं जिन्हें देखा जा सकता है। जैसे तस्वीर हो गया, ग्लोब हो गया, नक्शा, ग्लोब जान रहे हैं ना, जिस पर वो दुनिया का नक्शा बना रहता है, गोल-गोल ऐसे रहता है ना, रखे रहते हैं ऑफ़िस-ऑफ़िस में, जो प्रिंसिपल रखे रहते हैं या बड़ी-बड़ी ऑफ़िस में हर आम इंसान भी रख सकते हैं, है ना? तो ग्लोब क्या है? वो हमारी पूरी दुनिया का नक्शा है, जो पृथ्वी है उसी को ऐसे करके एक उसमें ऐसे रखा रहता है ना, इसी को ग्लोब कहते हैं, ठीक है? तो ग्लोब और नक्शा वगैरह। अब ये क्या है? इनका कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब ये है कि सुनना
इनका कहने का मतलब ये है जो बसरी आलात हैं जैसे तस्वीर हो गया, ग्लोब हो गया और नक्शा हो गया। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई ज़बान सिखा रहे हैं, अब उसमें हमको इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बताने की बात आ गई, तो हिंदुस्तान को हम बताएँगे कि ऐसे-ऐसे उसका नक्शा है ना? ऐसे उसको ऐसे बता देंगे। ऐसे बनाकर बता देंगे। तो जो नक्शा अगर हम दिखाएँगे, तब जाकर बच्चा समझ पाएगा कि ये बताने की कोशिश क्या की जा रही है ना? क्या बताने की कोशिश की जा रही है, वो समझ पाएगा। खाली सुनकर वहाँ पर आपको नहीं समझ पाएगा कि ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे-ऐसे लाइन है तिरछी-बिरछी, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन बनी हुई है, उसी से ऐसे हमारा नक्शा बनाया गया है। समझ ही नहीं पाएगा जब तक आप उसको नक्शा नहीं दिखाएँगे। तो नक्शा दिखाना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो बसरी आलत वो हैं जिन्हें दिखाकर सिखाया जाता है, जैसे तस्वीर, ग्लोब और नक्शा। तो ये चीज़ भी आप इस्तेमाल कीजिए, बिना इससे आप नहीं आप सोचें कि आप या तो अपने व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर बना दीजिए या फिर आप पिक का इस्तेमाल कीजिए। कहीं न कहीं से आपको दिखाकर सिखाना है बच्चों को, तब बच्चे बेहतर सीख पाएँगे, ठीक है? और समई बसरी आलात, अभी तक सिर्फ़ समई आलात देखे थे, यानी रेडियो हो गया था, टेप हो गया था और बसरी में क्या देखे थे आप लोग? बसरी में ये देखे थे कि ग्लोब हो गया, तस्वीर हो गया, लेकिन अब समई और बसरी को जब दोनों को मिला दे रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है? समई बसरी आलात बन रहा है और वो हैं जिन्हें देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है। जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया। मोबाइल जो अभी आप देख रहे हैं, अभी आपकी मोबाइल ऐसे है, आप इसमें ये वीडियो देख रहे हैं और उसे उर्दू को देख रहे हैं और हमारी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। तो फिर ये क्या हो गया? आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। ये दोनों चीज़ हो गई आपके लिए, यानी सुनना भी हो गया और और देखना भी हो गया। तो आप टीवी में भी बच्चों को दिखा सकते हैं, कंप्यूटर में भी दिखाकर सिखा सकते हैं, मोबाइल और टैबलेट में भी दिखाकर सिखाया जा सकता है। तो इस तरह से समई और बसरी आलात का भी इस्तेमाल हम लोग अपनी सिखाने के, अपनी तदरीस के तरह अपने तदरीस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं। कसीर लिसानियत को कबूल करना। कसीर लिसानियत मतलब मल्टीलिंगुअल यानी बहुत भाषा को बोलने वाला इंसान, 2 ज़बान से ज़्यादा, ठीक है? मल्टीलिंगुअल। तो अब क्या है, हमारे जमातों में मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले तलबा हुसूल तालीम के लिए आते हैं, यानी तालीम को हासिल करने के लिए आते हैं। जैसे एक लड़का है, जैसे हम अभी फ़िलहाल उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू का क्लास यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका ये हो गया आपका उर्दू का क्लास, ये हो गया आपका उर्दू का क्लास। अब एक जगह से ये बच्चा आ रहा है, ये आ रहा है संस्कृत, संस्कृत बोल रहा है। ये बच्चा आ रहा है, ये हिंदी बोल रहा है। ये बच्चा आ रहा है, ये इंग्लिश बोल रहा है। ये बच्चा आ रहा है, गुजराती बोल रहा है। ये बच्चा तमिल बोल रहा है। ये कुछ और ऐसे ज़बान को बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन अब हमको क्या करना है, जब ये लोग मिलकर हमारे क्लास में आ गए ना, जब ये लोग हमारे क्लास में आ गए, ऐसे-ऐसे आकर बैठ गए यहाँ पर, तो फिर अब हमको क्या करना है ना, इनको एक्सेप्ट करना है कि ये तमिल में अगर कुछ पूछ रहे हैं तो हमको उस चीज़ को भी ध्यान देना है। ये नहीं कहना है कि तुम सिर्फ़ उर्दू में पूछो। मतलब ये जो सीख कर आ रहे हैं, उसमें हमको उन्हीं की ज़बान को एक्सेप्ट कर लेना है। कुछ भी ये सीख कर आएँ, किसी भी ज़बान को लेकर आएँ, सब ज़बान को हमको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कहना है कि तुम सिर्फ़ उर्दू में ही पूछ सकते हो। लड़का फिर कभी बोलेगा ही नहीं। अगर ये लड़का ये वाला लड़का अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपसे पूछ लिया कि सर या मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप कहेंगे अरे! उसको ये उर्दू में बोलो, कैसे उर्दू में बोला जाता है, इंग्लिश में मत बोलो, ये हिंदी में मत बोलो। तो वो बच्चा 1-2 बार आपसे पूछेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो जब जान जाएगा कि मैडम मेरी बात को जवाब ही नहीं देंगी या टीचर मेरे बात को जवाब नहीं देंगे, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, अपने डाउट को कभी क्लियर आपसे करेगा ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, एक दिन बच्चा आएगा कि वो एकदम बेकार हो जाएगा पढ़ने-वढ़ने में क्योंकि वो फिर अपने डाउट को ही नहीं क्लियर करेगा। तो मल्टी लिसानियत को कबूल करना है आपको। हमारी जमातों में मुख्तलिफ़ ज़बानों को बोलने वाले तलबा हौसूल तालीम के लिए आते हैं। ये मुख्तलिफ़ ज़बानें हदफ़ ज़बान के लिए असासा का काम करती हैं, यानी जो वो ज़बान सीखने आते हैं, उसको हमको उसमें इस्तेमाल करना है। उन्हें ज़बान का आमोदिश में रुकावट समझने के बजाय एक वसीला के तौर पर समझना चाहिए। यानी ये नहीं है कि वो जो सीख रहे हैं, वो हमारे लिए और मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। यानी जो वो सीख कर आए हुए हैं पहले, उनकी मादरी जो ज़बान है, वो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जो हम सिखाने वाले हैं, उसको जोड़कर बताएँ। उनकी जो मादरी ज़बान है, उससे जोड़कर बताएँ, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो कसीर लिसानियत को कबूल करना है हमको, ये नहीं कहना है कि सिर्फ़ हम अपनी ही ज़बान में उसको पढ़ाएँगे, नहीं, जो वो लेकर आ रहा है, उसको उसी की ज़बान में हमको
पढ़ाना है। यानी अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो हम आमोज़िश कराने वाले हैं उसको, उसकी मादरी ज़बान से जोड़कर पढ़ाएँगे। इससे क्या होगा, बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। है ना? अब आगे देखते हैं। छठे नंबर पर इन्फरादियत। इन्फरादियत मीन्स होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। यूनिक मीन्स होता है अजीब या अनोखा बोलते हैं, और ये उर्दू में मुनफरिद से बना हुआ है इन्फरादियत। और इज्तिमाइयत मतलब मजमूआ होता है का मुनासिब इस्तेमाल। इन्फरादियत और इज्तिमाइयत का मुनासिब इस्तेमाल। हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। मुअल्लिम जमात के तमाम तलबा को यकसानियत से मुखातिब नहीं कर सकता। है ना? मुअल्लिम जमात जो होता है, जो टीचर होंगे, वो तमाम तलबा को एक तरीके से मुखातिब नहीं कर सकते। तदरीस में इनफरादी फ़र्क का मलहूज़ रखना ज़रूरी है, यानी ध्यान रखना, जो अनोखेपन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। हमारी तवज्जो तिफ़्ल मरकूज़ तालीम पर होनी चाहिए, जिसमें एक मुअल्लिम एक सहूलतकार फ़ैसिलिटेटर होता है। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए, जो टीचर होंगे, वो एक सहायक शिक्षक होंगे, यानी एक फ़ैसिलिटेटर होंगे, एक सहूलतकार होंगे। अगर आप ये कहें कि आप तानाशाह हैं, बच्चे को ऊपर तानाशाही करेंगे, तो वो अब नहीं चलेगा, ठीक है? अब वो सब ज़माना गया कि एक तानाशाही वाला होता है। अब एक सहायक टीचर हैं आप। बच्चे जिस तरीके से आपसे चाहेंगे, आपसे सीखेंगे, आप उनको आपको उसी तरीके से बच्चे के अकॉर्डिंग आपको सिखाना पड़ेगा। हमेशा आपको बच्चे के पक्ष में रहना है, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ चल नहीं सकते, ठीक है? समझ आ गई आपको? मतलब बच्चे जिस तरीके से, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया, तो आप उसको चित्र देकर बताइए। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया, आप उसको कहानी बताकर बताइए। अगर बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आया, तो अगर ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, तो ताजमहल को दिखाइए। अगर आप वहाँ उसको टहला नहीं सकते, तो कम से कम पिक्चर में उसको दिखाकर समझाइए कि ये देखो ऐसे-ऐसे ताजमहल बना हुआ है, ठीक है? तो बच्चे के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और सीडीपी हो या फिर किसी भी लैंग्वेज की, चाहे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, किसी भी पेडागॉजी हो, सब में आपको बच्चे के पक्ष में ही रहना है, बच्चे को ही आपको समझना है। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते कि आप उर्दू सिखा रहे हैं, तो आप उर्दू में ही सिर्फ़ बात करेंगे, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, या हिंदी का बच्चे को आप बोलेंगे कि हिंदी में बात नहीं कर सकते। नहीं, आपको वो जो बोलेगा, आपको उसमें उसको एक्सेप्ट करना है और फिर अपनी लैंग्वेज को सिखाना है। समझ आ गया आपको? ये आप हमेशा बच्चे के पक्ष में रहेंगे, बच्चे के विपक्ष में कभी रह नहीं सकते आप। ये जान लीजिए। ज़बान की तालीम में कुछ सरगर्मियाँ इज्तिमाई होती हैं, यानी जिन तलबा आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, जिसमें तलबा आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, दोनों किस्म की सरगर्मी में मुनासिब तालमेल होना ज़रूरी है। यानी प्रोजेक्ट मेथड जान रहे हैं आप? जैसे बच्चे 4-5 लोग, जब 4-5 लोग का एक ग्रुप बना दिया गया है, और उसमें से बोल दिया गया है कि इस कहानी का निष्कर्ष तुम निकाल कर लेकर आओ, ये इसके बारे में तुम करके आओ, तो बच्चे एक्टिव ज़्यादा रहेंगे प्रोजेक्ट मेथड में, और जल्दी-जल्दी वो सीख भी सकते हैं और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड भी ज़रूरी होता है, ठीक है? अब अगला देख लेते हैं, 7वें नंबर पर क्या है? मश्क का तरीका। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप ज़बान सिखा रहे हैं, और ख़ास तौर से उर्दू ज़बान सिखा रहे हैं, या कोई और ज़बान जिससे ज़बान से ताल्लुक़ है आपका, तो ज़बान सिखा रहे हैं, तो बच्चा ज़बान में बहुत गलती करेगा। अगर बच्चा हिंदी जान रहा है, आप उर्दू उसको ज़बान सिखा रहे हैं, या बच्चा इंग्लिश जान रहा है, आप उसको उर्दू ज़बान सिखा रहे हैं, तो बच्चा हद से ज़्यादा गलतियाँ करेगा। तो बच्चे की गलतियों को क्या करना है, आपको मश्क करवाना है। ज़बान की आमोज़िश में तक़लीद और उसकी मश्क की बहुत अहमियत है। ज़बान से मुताल्लिक़ किसी भी नुक्ता की हुसूली के लिए बच्चा जितनी ज़्यादा बार उसे दोहराए, उसकी ज़बान पर दस्तरस उतनी ही पुख्ता होगी। यानी उसकी पकड़ जो होगी उस ज़बान पर, जितना वो दोहराएगा उतना ज़्यादा उसकी पकड़ अच्छी होगी। जैसे आप बोलकर एक ही चीज़, ऐसे कहीं बच्चा मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अ, उम, उतना लिखा हुआ है, उतना, है ना? ये बच्चा गलत लिख लिया, ऐन से लिख लिया, उतना ऐसे लिख लिया। तो अब आप बच्चे को क्या करेंगे, एक जगह ऐसे कॉपी पर लिख देंगे उतना, उसे बोलो ये नीचे सब पर लिख डाले उतना। तो फिर अब ये कभी ये चीज़ गलत नहीं करेगा वो। अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत करता है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही नहीं करता है, तो आप उसको बताएँ कि क्या होता है, किस तरीके से बोला जाता है। आप उसको बोलें कि आप जैसे ये बोल दिया, मश्क बोले हैं आप, मश्क लिख दिए हैं आप, और मश्क बच्चे से कहे हैं कि मश्क बोलो, तो वो मस्क, मस्क बोल रहा है, मस्क, मस्क बोल रहा है। तो आप बोले नहीं, मश्क बोलो, मश्क, फिर बोलो मश्क, मश्क, 10 बार मेरे सामने बोलकर दिखाओ मश्क, मश्क। तब वो जब 10 बार सही बार बोलेगा ना, तो फिर अब वो मश्क बोलने में गलती नहीं करेगा,
ठीक है? तो आपको मश्क का तरीका आना चाहिए, आपको मश्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़बान से मुतअल्लिक़ किसी भी नुक्ता की हुसूली के लिए बच्चा जितनी बार उसे दोहराएगा, उतनी ही ज़बान की पर उसको दस्तरस होती जाएगी, उतनी ही पुख्तगी होती जाएगी। मतलब वो उतना ज़्यादा ज़बान पर पकड़ बनाता, अपनी पकड़ को मज़बूत करता चला जाएगा। ठीक है? 8वें नंबर पर देख लेते हैं सरगर्मियों का इस्तेमाल। सरगर्मी यानी एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें बच्चे, ठीक है? सरगर्मियों का इस्तेमाल। हम ये बात बेहतर तौर से पर जानते हैं कि बच्चे सुनने के मुकाबले करके ज़्यादा सीखते हैं। सरगर्मियाँ यानी बच्चे ज़्यादा दौड़-भाग जिसको बोलते हैं, दौड़-धूप बहुत मची रहती है ना? तो वही है कि बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं। ज़बान की क्लास में हमारी ये कमज़ोरी है, ज़बान की क्लास में ये कमज़ोरी है कि उसमें सरगर्मियों का इस्तेमाल बहुत कम होता है और सुनने व निसाबी किताब पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। मतलब हम बच्चों को एक्टिवली कोई काम नहीं करवाते, खाली वो आएँगे बैठकर उसको पढ़ा देंगे, उसके बाद वो चले जाएँगे। थोड़ा-सा उनको भी एक्टिव रखिए, मतलब करके सीखने पर ज़्यादा बल दीजिए कि बच्चे कुछ न कुछ एक्टिव करें, कुछ न कुछ होमवर्क करें, कुछ न कुछ बैठकर काम करें, जिसकी वजह से वो सीखेंगे और बढ़िया से करके सीख पाएँगे और अच्छी तरीके से। तो आप करके सीखने पर ज़्यादा बल दीजिए। तो निसाबी किताब पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है हमारे वहाँ, लेकिन ज़बान की आमोदिश में पुख्तगी के लिए सरगर्मियाँ लाज़मी हैं। उनको करके यानी अभी आप ज़बान सिखा रहे हैं, तो 5 बच्चे को एक तरफ कर दीजिए क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड भी बहुत ज़्यादा होता है। 5 बच्चे को एक तरफ कर दीजिए, यहाँ देख ले रहे हैं, ये हो गया हमारा 5 बच्चा। यहाँ पर 3 बच्चे को एक तरफ कर दें, 3 बच्चे को एक तरफ कर दें और 3 बच्चे को एक तरफ कर दें। 3 बच्चे को एक तरफ कर दे रहे हैं। अब इनसे बोल दें कि क्लास में ही कॉम्पिटिशन करा दे रहे हैं कि बात करो, तुम लोग उर्दू में बात करो। अब ये बोलेगा, इसका जवाब ये देगा, ये बोलेगा, इसका जवाब ये देगा, ये बोलेगा, इसका जवाब ये देगा। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पर जब खड़े होकर या बैठकर देखते रहेंगे ना, तो जिसकी वजह से जो भी अल्फाज़ की अदायगी सही नहीं कर पाएँगे, आप तुरंत टोक देंगे कि ये सही नहीं बोल रहे हो। फिर क्या होगा, फिर अगली बार जब वो बोलेगा सही बोलेगा। तो इसमें क्या रहेगा ना, बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा कि इनको गेम की तरह लगेगा कि हम लोग खेल खेल रहे हैं और इसमें वो ज़बान भी सीख जाएँगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, यानी उनको मज़ा भी आएगा, उनको खेल की तरह ये लगेगा और उनको आप ज़बान भी सिखा सकते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी सही कर सकते हैं। लड़के भी खुश, आप भी खुश। अब 9वें नंबर पर देख लेते हैं, तदरीसी उसूल की पाबंदी। ये हम लोग अलग से देखने वाले हैं अभी कुछ देर में, इसको पूरी अलग से, ये अलग टॉपिक है, ये अलग से देखेंगे। इसी को बोलते हैं मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण सूत्र जिसको बोलते हैं। तदरीस की शिक्षण सूत्र की पाबंदी भी होनी चाहिए और उसूल बताया गया था आपको। उसूल जो है, उसूल कई तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक तदरीस ज़बान के उसूल होते हैं, तदरीस ज़बान के तरीके होते हैं और ये वाला उसूल है, तदरीसी उसूल की पाबंदी, ये होता है शिक्षण सूत्र होता है, ठीक है? शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र ये होता है जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, वो क्या है? वो हमारा उसूल है और जो हम कल पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा तरीका रहेगा, ठीक है? ये हमारा उसूल है। इस उसूल पर चलकर हम अपने तरीके को अंजाम दे सकते हैं। जो हम कल तरीका पढ़ेंगे, ये उसूल के बिना पर तरीका बनाया जाएगा और जो अभी पढ़े हुए हैं, वो आपका उसूल है। आपकी रियल लाइफ़ में आपको किस तरह होना चाहिए। आपके रियल लाइफ़ में बनने का उसूल जो पीछे पढ़ कर आए हैं, एक टीचर को किस तरह अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब जो पढ़ेंगे, ये आपको तदरीस यानी पढ़ाने के लिए उसूल हैं, कुछ सूत्र बताए गए हैं, इन सूत्रों पर आपको चलना है और जब चलेंगे आप, तो वही रहेगा आपका तरीका, चलने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तदरीसी उसूल की पाबंदी और शिक्षण सूत्र क्या होता है, तदरीसी ज़बान के तरीके और जो हम पढ़ कर आए हैं तदरीसी ज़बान के उसूल, सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से जो अभी-अभी बोले हैं 1-2 मिनट आप सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो तदरीसी उसूल जैसे मिसालों से उसूल की जानिब, सहल से मुश्किल की जानिब, ठोस से यानी ठोस, मकरून, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट यानी मुजर्रद की जानिब और वगैरह उसूलों की पाबंदी ज़बान के क्लास में बहुत बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग अलग-अलग से देखने वाले हैं अभी कुछ ही देर में। उससे पहले 10वें नंबर पर एक है, इसको करने के बाद फिर उसको देखेंगे, ठीक है? तो क्या ये 10वें नंबर पर क्या है? 1 मिनट। 10वें नंबर पर है गलतियाँ आमोज़िश का हिस्सा हैं, गलतियाँ आमोज़िश का हिस्सा हैं। गलतियाँ जो हैं, वो जो बच्चे सीखने आए हुए हैं ना, वो अगर गलतियाँ करेंगे, जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाकर बताया गया था कि ये गलतियाँ करेंगे, ये बच्चे गलतियाँ यहाँ पर कर रहे हैं।
ये बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं और उसको बता रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं और उसको बता रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, उनको बता रहे हैं। तो ये क्या है, बच्चे गलतियाँ करेंगे और सीखेंगे, बच्चे गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे। आपको ये यहाँ यहीं बैठकर तुरंत इनको डाँट नहीं देना है या रेड झंडा नहीं दिखाना है कि अरे तुम हार गए, तुम जाओ। नहीं, आपको सही करवाना है, गलतियाँ ही से ही बच्चे सीखेंगे, ठीक है? तो गलतियाँ आमोदिश का हिस्सा हैं। मुअल्लिम अक्सर बच्चों की तरफ से होने वाली गलतियों को काबिल कबूल नहीं मानते हैं। यानी उनको अच्छा नहीं लगता है कि अभी इतनी बार बताया फिर इसको समझ में नहीं आया। नहीं, बार-बार आप बताइए, आप एक फैसिलिटेटर हैं वहाँ पर और अक्सर इसके तई इज़हार नाराज़गी कर देते हैं, करते रहते हैं। यानी जो टीचर हैं, अभी एक बच्चे को एक बार पूछा उसको समझ में नहीं आया, 2 बार पूछेगा नहीं समझ में आया, तीसरी बार में उसको बोलेंगे, "ए क्लास से निकलो, तुमको कितनी बार समझाया ना समझ में नहीं आया, जाओ मुर्गा बनो।" ये सब अब नहीं चलने वाला, ठीक है? ये सब पहले ज़माने में चलता था, अब ये सब नहीं चलने वाला। तो क्या है, बक्स अगर बच्चे कई बार पूछें, आपको कई बार समझाना है, उनको समझाना है। तो गलतियाँ अगर बार-बार करेंगे, बार-बार उसको सुधारना है आपको, उनको दंड नहीं देना है या उनको मारना-पीटना नहीं है, ठीक है? तो मुअल्लिम अक्सर बच्चों की तरफ से होने वाली गलतियों को काबिल कबूल नहीं मानते हैं और अक्सर इसके तई इजहार नाराज़गी करते देखे जा सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं चलने वाला, ठीक है? जदीद नफ्सियाती उसूलों के मुताबिक आमोदिश में गलतियाँ होना एक आम बात है। बच्चे अगर का क्या बच्चे बचपन से ही सीख कर आ जाएँगे, सीख कर ही पैदा होंगे, यहीं पर आकर सीखेंगे ना, तो यहीं पर गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे ये आपको ऐसे पे करना है। इसमें मुअल्लिम को हैरानी या नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अगर एक अच्छे मुअल्लिम हैं, तो आपके आपके अंदर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि बच्चे अगर गलती करें, आप पर उस पर गुस्सा करें, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। मुअल्लिम को बच्चों की गलतियों का तजज़िया करके यानी तजर्बा करके उनके फ़िक्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? वो जो कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, सब आप देखिए, समझिए, उसके बाद उसको पढ़ाइए, तब फिर हो सकता है फिर वो गलती ना करें। अगर फिर भी गलती कर रहे हैं, आप अलग-अलग तरह से पढ़ाइए, इतने शिक्षण सूत्र दिए गए हैं, आप किसी भी तरह से पढ़ाइए। आपको पढ़ाना है, बच्चों को एक्सेप्ट करना है, बच्चे चाहे जैसे समझें, आपको समझाना है, बच्चों को हर तरह से आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं तदरीस ज़बान के उसूल। तदरीसी ज़बान के उसूल यानी यही है हमारा शिक्षण सूत्र। पढ़ाने के फार्मूला या कह सकते हो या मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का सूत्र। तदरीस के उसूल जमात में मुअल्लिम के हसास रवैये का तर्जुमान है। यानी तदरीस के उसूल जो हैं जमात में मुअल्लिम के हसास रवैये का तर्जुमान है। यानी तदरीस के दौरान मुअल्लिम को जमात में किस तरह से बर्ताव करना है, ये हमें क्या बताते हैं, तदरीस के उसूल बताते हैं, यानी मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग बताते हैं या फिर शिक्षण सूत्र बताते हैं। शिक्षण सूत्र हमको क्या बताते हैं कि हमको किस तरीके से रवैया पेश करना है हमारे शागिर्द के साथ या शागिर्दा के साथ, सब यही हमको बताते हैं किस तरीके से हमको क्लास में रहना है, ठीक है? शिक्षण सूत्र ही हमको बताते हैं। अब जब शिक्षण सूत्र पर हम अमल करेंगे, तो अमल करने का तरीके को हम कल देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा तदरीस ज़बान के उसूल को हमने पढ़ा था, तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके को पढ़ा था, जो आपके अंदर होने चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब आप पढ़ाएँगे, तो आप जब पढ़ाएँगे, तो किस चीज़ पर पढ़ाएँगे? कुछ सूत्र होगा, कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये सूत्र को फ़िलहाल पढ़ने जा रहे हैं और जो कल पढ़ेंगे, ये सूत्र को जानने के बाद किस तरीके से इसको अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, वो हम कल आपको पढ़ाएँगे। आज की वीडियो में खाली तदरीस ज़बान के उसूल यानी शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़कर आज की वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। तो आसान से मुश्किल की तरफ पहला सूत्र क्या है हमारा? पहला उसूल क्या है? आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरे नंबर पर मालूम से नामालूम की तरफ जाना है, फ्रॉम नोन टू अननोन। मकरून से मुजर्रद की तरफ जाना है, यानी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। मुकम्मल से अज्जा की तरफ, यहाँ जुज़ लिखा हुआ है या फिर कुल यहाँ पर रहेगा तब जुज़ रहेगा, दोनों बात एक ही है। या तो कुल लिखो तब जुज़ लिखो और मुकम्मल अगर लिखा रहेगा तो फिर अज्जा लिखा रहेगा, ठीक है? मुकम्मल से अज्जा की तरफ या कुल से अज्जा की तरफ, फ्रॉम होल टू पार्ट। उसके बाद छठे नंबर पर क्या है? पाँचवें नंबर पर तज्ज़िया से तरकीब की जानिब। फिर क्या है? ख़ास से आम की तरफ। एक-एक करके इन लोगों की तारीफ़ देखते हैं, उसके बाद अपनी आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहले नंबर पर है आसान से
मुश्किल की तरफ। आसान से मुश्किल की तरफ क्या है? किसी भी मज़मून को पढ़ाते वक़्त, कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाते वक़्त असातिज़ा को चाहिए कि सबक की इब्तिदा आसान हिस्से से की जाए और बतदरीज मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए। चूँकि आसान चीज़ें बच्चों को जल्द ज़हन-नशीन हो जाती हैं और दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ मज़मून शुरू कर रहे हैं, तो आप सहल आसान से जो चीज़ें रहेंगी, वो पहले बता दीजिए। जो आसान चीज़ें हैं, आसान से आप पढ़ें, जैसे हमारी बुक है जो एनसीईआरटी बनाती है, वो शुरुआती चैप्टर 1-2 चैप्टर बहुत आसान रखेगी, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो हार्ड रखेगी। तो इसी बेस पर आपको भी पढ़ाना है कि आसान से मुश्किल की तरफ जाएँ। ये नहीं कि आप पहले क्या करें, जो आपके क्लास का सबसे मुश्किल, सबसे कठिन सबक है वो आप पढ़ा दें, उसके बाद में आसान पढ़ाएँ। नहीं, पहले आसान-आसान बच्चों की बुनियाद से मजबूत करिए ना। जैसे आपको अगर घर बनाना है तो आप बुनियाद ही तो पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे ऐसे घर बनाएँगे, फिर और छत ला देंगे, फिर 5-6 माला आप बना देंगे, पूरी बिल्डिंग लहरा देंगे, लेकिन बुनियाद तो मजबूत होनी चाहिए ना। धीरे से शुरू करेंगे कि पहले छत को क्या करेंगे, पहले छत बना देंगे, फिर ये वाला छत बनाएँगे, फिर बुनियाद रखेंगे, नहीं। बुनियाद ही धीरे से एक उसूल के साथ चलना चाहिए ना। तो उसूल यही है, आसान से मुश्किल की तरफ, यानी धीरे से बुनियाद मजबूत कीजिए, फिर धीरे-धीरे मुश्किल की तरफ लेकर जाइए, ठीक है? ये हो गया आपका उसूल। पहले सूत्र पर आपको इस तरह अमल करना है कि कोई भी चीज़ आप बताना चाहते हैं, तो पहले उससे रिलेटेड जो भी आसान चीज़ें हों, उसको बता दीजिए, जो बच्चे जान रहे हों, उसके बाद आप मुश्किल चीज़ों की तरफ बच्चों को लेकर जाइए। अब दूसरी चीज़ है, फ्रॉम मालूम से नामालूम की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ। ये तदरीस का फ़ितरी तरीका है, मतलब नॉर्मल हम लोग यही तरीके पर अमल करते हैं कि मालूम जो चीज़ मालूम होती है, उससे मालूम से फिर नामालूम के ने मालूम यहाँ पर लिखा हुआ है, नामालूम रहेगा, नामालूम की तरफ। सबक को पढ़ाते वक़्त सबसे पहले इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि सबक बच्चों को की साबिक़ा मालूमात से मरबूत हो, यानी जो उनकी उनकी पिछली मालूमात है ना, जो पिछले क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा, जैसे आपने किताब पढ़ते हुए ये देखा होगा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, है ना? ऐसे लाइन-वाइन आप पढ़े होंगे, या फिर जो उनके दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है, उसको पहले बता दीजिए, उसके बाद फिर अपने नामालूम की तरफ लेकर जाइए। यानी आपको जैसे जैसे आपको किसी गार्डन के किसी पार्क के बारे में बताना है, ठीक है? किसी पार्क के बारे में बताना है, तो आपकी स्कूल में ज़रूरी कुछ ना कुछ पेड़-वेड़ लगे होंगे, है ना? तो कुछ ना कुछ नल-वल लगे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ होंगे ही, पेड़-वेड़, पौधे-वौधे होंगे, फूल-वूल लगे होंगे। तो पहले बच्चों को अपने स्कूल के गार्डन को दिखा दीजिए, बता दीजिए कि आप में जैसे इस तरह से है, वैसे दूसरे पार्क में भी इसी तरह से रहता है। लेकिन थोड़ा-सा पार्क में फव्वारे वगैरह भी लगे रहते हैं, और बाइक जहाँ रहती है खड़ी करने की, लोग टहलने आते हैं, नदियाँ-वदियाँ भी हो सकता है वो, झरने भी हो सकते हैं वो। इस तरीके से आप पहले उसके अपने स्कूल के गार्डन के बारे में बता दीजिए, उसके बाद फिर अदर पार्क के बारे में बताइए। इससे क्या होगा, बच्चे जो चीज़ देखे हैं, यानी अपने स्कूल को वो देखे रहेंगे, वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब इसके बारे में बताएँगे तो ये दोनों से कनेक्शन बना लेंगे और फिर अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। समझ आ गया आपको? तो मालूम जो चीज़ बच्चों को मालूम है, उसकी तरफ से लेकर जाइए। बच्चों को मालूम से नामालूम की तरफ जब लेकर जाएँगे, बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँगे, ठीक है? तो क्या है, ये तदरीस का फ़ितरी तरीका है। सबक को पढ़ाते वक़्त बच्चे से पहले उस इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि सबक बच्चों का साबिक़ा मालूमात से मरबूत हो, जुड़ा हुआ हो। इससे बच्चे मवाद मज़मून को आसानी से समझ लेते हैं। वैसी चीज़ जिसका साबिक़ा तजर्बात और मुशाहदात से वास्ता ना हो, वो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बाइस नहीं है। मतलब जो बच्चे जान नहीं रहे हैं, जो अननोन है, उन अननोन चीज़ें हैं उनके लिए, उनको तो फिर सर से ऊपर से जाएगी। यानी आप अगर बताने शुरू कर दे रहे हैं, किसी बड़े पार्क के बारे में बताना शुरू कर दे रहे हैं, और वो पार्क जान ही नहीं रहे हैं क्या होता है, उनको पता ही नहीं है, पार्क में पेड़ लगे रहते हैं, तो सब उनके ऊपर से ऐसे जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा, वो कान खुजली करेंगे बैठकर, सर खुजली करेंगे, ऐसे ही यही सब करेंगे बैठकर, है ना? तो आप पहले उसको ऐसी बातें बताइए जो उनको मालूम हो, जो उसके आस-पास हो, जो उसको दिख जाए, तो इससे वो जोड़ अच्छा पाएँगे। जैसे पार्क के बारे में बता दिए, वहाँ पर पेड़ रहते हैं, जैसे आपके स्कूल में पेड़ हैं, वैसे पार्क में भी पेड़ रहते हैं। आपके स्कूल में भी नल है, आप
वहाँ पर भी नल रहता है। आपके स्कूल में भी लोग आते हैं, जैसे आप लोग बच्चे आते हैं, स्कूल में लोग वहाँ पार्क में लोग टहलने जाते हैं। स्कूल में भी बाइक और वैन खड़ी करने की जगह है, पार्क में भी ऐसे रहती है। तो इस तरह से जोड़-जोड़ कर पढ़ाएँगे ना, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँगे। तो इसी को क्या कहते हैं, मालूम से नामालूम की तरफ इसी को कहते हैं। अब देख लेते हैं तीसरे नंबर, मकरून से मुजरिद की तरफ। यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर था, तो ये 3 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन 3 नंबर पे रहेगा। मकरून से मुजरिद की तरफ। मतलब ये है कि जो बच्चे के दिमाग में जैसे आपकी जो थिंकिंग है, जैसे हमारे दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, फिलहाल आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। तो जो चीज़ दिख रही हो, मकरून जो चीज़ें हैं, उससे मुजर्रिद की तरफ लेकर जाएँ, मुजर्रद की तरफ लेकर जाएँ कि बच्चे सबक को पढ़ाते वक़्त इस बात का ख़्याल रखा जाए कि सबक का मालूमात मादी मकरून चीज़ से ताल्लुक़ रखता हो। यानी जो चीज़ दिख रही हो, जो चीज़ ऐसी हो कि बच्चों के दिमाग में आ जाए आसानी से, उसकी तरफ लेकर जाइए। चूँकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी ज़हन-नशीन हो जाती हैं जो उनके मुशाहिदे और तजर्बा में आती हैं। यानी जिस चीज़ का बच्चा तजर्बा किए रहता है, उसके बारे में पहले बता दीजिए। उसी को इंग्लिश में कॉन्क्रीट कहते हैं, यानी इसको हिंदी में मूर्त चीज़ें कहते हैं। उसके बाद अमूर्त की तरफ लेकर जाइए, फिर जो चीज़ वो पढ़े नहीं है, जो चीज़ कभी जाने नहीं है, उसके बाद उसकी तरफ लेकर जाइए। मूर्त चीज़ जिसको वो जान रहे हों, जिसका तजर्बा कर चुके हों, जिसको वो देख चुके हैं, जिसको वो सुन चुके हैं, उनके लिए मूर्त चीज़ें हैं। जिनको वो तजर्बा नहीं किए हुए हैं, उसके बाद पहले मूर्त की तरफ लेकर जाइए, फिर अमूर्त की तरफ लेकर जाइए आप लोग। तो ये क्या है? मकरून से मुजरिद की तरफ। तो तीसरे नंबर पर सूत्र क्या है हमारा, फ़ॉर्मूला क्या है शिक्षण सूत्र का? तीसरे नंबर पर मकरून से मुजर्रद की तरफ लेकर जाना है। उसके बाद मुकम्मल से जुज़ की तरफ लेकर जाना है। देखिए ये पूरी हेडिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। या तो आप लिख दीजिए कुल। ठीक है? कुल से जुज़ की तरफ, तब ये सही रहेगा, या फिर मुकम्मल लिख दीजिए, मुकम्मल से अज्ज़ा की तरफ, ठीक है? ये रहेगा। तो इस उसूल के एतबार से सबक को मुकम्मल की हैसियत से यानी कुल की हैसियत से पेश करके फिर उनके अज्ज़ा की जानी चाहिए। यानी पहले कोई चीज़ बड़ी चीज़ बता दें, जैसे मैथ-वैथ लगाते रहते हैं, बड़ी चीज़ बता देते हैं, उसके बाद एक-एक करके पार्ट करके उसको बताते रहते हैं। तो ये क्या है मज़मून के लिए कि आप कुछ अगर इस उसूल के एतबार से सबक को मुकम्मल की हैसियत से, कुल की हैसियत से पेश करके फिर उनकी अज्ज़ा की जानी चाहिए। यानी पहले बच्चों को मुकम्मल जुमले से आशना किया जाए, उसके बाद लफ्ज़ और हर्फ़ की तालीम दी जाए, यानी कुल से जुज़ की तरफ बढ़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप एक सेंटेंस लिख दीजिए, जैसे ये लिख दीजिए, बच्चे हैं कि हामिद कल स्कूल नहीं आया था, ठीक है? अब बच्चे इसको ऐसे पूरा लिख दीजिए। बच्चे सोचेंगे ये मैम जी, ये सर जी ये क्या लिखे हुए हैं? तब ये बताओ कि ये जो हे है यहाँ पर देखो हे, अब ये देखो अलिफ, ये देखो मीम है, ये देखो दाल है। अब इसको हे अलिफ को जोड़ दिए तो हा बन गया, अब मीम दाल को जोड़ दिए तो मद हो गया। तो ये क्या हो गया? हामिद, ठीक है? इसके नीचे ज़ेर लग जाएगा हामिद। अब काफ है यहाँ, काफ को ऐसे लिख लिए और लाम को अलग कर लिए और इसको जब जोड़-जोड़ देंगे तो कल हो जाएगा, ठीक है? ऐसे अलिफ है और सीन अलग कर लेंगे, फिर काफ को, फिर वाव को और फिर लाम को, तो क्या बन जाएगा? स्कूल बन जाएगा। इस तरीके से जब आप बच्चों को पढ़ाएँगे तो ये क्या हो जाएगा? कुल से जुज़ की तरफ, यानी आप कुल कंप्लीट चीज़ जान रहे हैं, उसके बाद उसको जुज़ की तरफ लेकर आ रहे हैं, यानी छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो ये सूत्र का भी आप इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि व्यूअर्स रहते हैं अच्छे खासे, लाइक्स नहीं रहती हैं, सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए हम लोगों को भी, और देखते हैं आगे। तज्ज़िया से तरकीब की जानिब, तज्ज़िया से तरकीब की जानिब क्या होता है? तज्ज़िया से तरकीब की जानिब। तज्ज़िया से मुराद किसी कुल के अज़्ज़ा को अलग करना है। जैसे हमने ये देखा था ना यहाँ पर कुल जुज़ है ना? कुल से जुज़ की तरफ, यही चीज़ सेम चीज़ तज्ज़िया में आ जाता है। तज्ज़िया का भी यही काम है कि तज्ज़िया से मुराद है किसी कुल के अज्ज़ा को अलग-अलग करना। जैसे हमने यहाँ पर देखा कुल से जुज़ की तरफ, बस यही चीज़ ये है। लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ा दिया गया है तरकीब की जानिब, ठीक है? जबकि तरकीब से मुराद क्या होता है? जो
जोड़कर यानी मुराद अज्जा को जोड़कर कुल बनाना। तरकीब के ज़रिए एक मखसूस शक्ल हासिल होती है। किसी चीज़ को बारीक बीनी के साथ मुतालिया करने के लिए इसके मुख्तलिफ अज्जा को समझना और इसकी खसूसियत को मालूम करना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने क्या देखा था यहाँ पर हमने देखा कि हमने पहले कुल लिख दिया, यानी पूरा कंप्लीट लिख दिया, वर्ड को लिख दिया, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट लिख दिया। अब क्या है, एक-एक चीज़ को अलग-अलग कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया था, हमारा कुल से जुज़ की तरफ हो गया था और यही सेम चीज़ को तज्ज़िया कहते हैं। लेकिन अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए, यानी तरकीब की बात की जाए, तो तरकीब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे हे, फिर लिख देंगे अलीफ, फिर लिख देंगे मीम, फिर लिख देंगे दाल, है ना? ऐसे दाल लिख देंगे। तब अब बच्चे क्या करेंगे, अब अब बच्चों को होमवर्क दीजिए कि ये मिलाकर लिखिए आप। तो लिखेंगे हे अलिफ और मीम दाल, तो ये क्या बन जाएगा? हामिद हो जाएगा। ये इसकी को तरकीब कहते हैं कि आप जो टुकड़े-टुकड़े हैं, उसको जब आप कुल की तरफ लेकर आएँगे तो वो क्या बन जाएँगे? तरकीब बन जाएँगे। लेकिन यही कुल को जब आप जुज़ की तरफ लेकर जाएँगे, तो वो तज्ज़िया हो जाएँगे या कुल से जुज़ की तरफ हो जाएँगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो तज्ज़िया से क्या मुराद है? किसी कुल के अज्ज़ा को अलग-अलग करना, जबकि तरकीब से मुराद अज्ज़ा को जोड़कर कुल बनाना है। तरकीब के ज़रिए एक मख़सूस शक्ल हासिल होती है। किसी चीज़ को बारीकी से बारीक बीनी के साथ मुतालिया करने के लिए इसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को समझना और इसकी ख़ुसूसियत को मालूम करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं ख़ासियाम की तरफ। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं कि कोई ख़ास चीज़ है, उससे आम की तरफ लेकर जाइए। इस उसूल के तहत मुअल्लिम को चाहिए कि वो पहले सबक के सादा तसव्वुरात को समझा दे और बतदरीज पेचीदा तसव्वुरात की वज़ाहत करे। किसी मुश्किल मौज़ू को समझाने के लिए पहले चंद मिसालें पेश करें। नहीं, कोई मुश्किल मौज़ू है ना? तो फिर उसके लिए थोड़ा-सा मिसालें पेश कर दें, या कोई कहानी या कोई सबक आपको पढ़ाना है जिसमें किसी जंग की बातें चल रही हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको पहले बता दे, नॉर्मल चीज़ें बता दे, उसकी जो ख़ास-ख़ास पॉइंट है वो बता दे, उसके बाद फिर उसको सबक की तरफ लेकर आए, ख़ास की आम की तरफ लेकर आए। ये बहुत यही है आपके शिक्षण सूत्र, यानी तदरीस ज़बान के उसूल। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं तदरीस ज़बान के तरीके। ये जो तदरीस ज़बान के आप उसूल पढ़े हुए हैं ना, ये 6 उसूल जो पढ़े हुए हैं ना, इसको अपने आप में कैसे लेकर आना है, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपनी तदरीस में लेकर आना है, इसी को हम कल पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए। अभी अगर नहीं किए हुए हैं, जो नए व्यूअर्स आए हुए हैं, नए लोग आए हुए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप इसकी लिंक वो चाहते हैं, क्या कहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर जॉइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं हर बैच के लिए, चाहे वो हिंदी का बैच हो या इंग्लिश का कह रहे हैं, उर्दू का बैच हो, सबका बैच वहीं पर मिल जा रहा है। और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप जान ही रहे हैं कि क्या है, कब से शुरू होगा। तो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए तो शुरू हो जाएगा। और उर्दू पेडागॉजी की मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। उर्दू सीटेट की फ्री नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप लिंक पर ज़रूर टच करें, तो आप जॉइन व्हाट्सएप में चले जाएँगे और वहाँ से जॉइन होकर के आप नोट्स को ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, और किसी भी समय मैसेज या कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।